अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ इन्फिनिटी पॉडकास्ट। और आज हमारे साथ दोबारा से एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट और हमारे बड़े भाई मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब, वेलकम टू द स्टूडियो। बहुत शुक्रिया आपका ऐसा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस और अपने कीमती वक्त में से कीमती टाइम निकालने के लिए। बल्कि हमें पता है कि आजकल इलेक्शंस की वजह से आप तो ज़्यादातर फील्ड में नज़र आते हैं, जी हाँ। तो फिर भी आपने हमारे लिए टाइम निकाला। ये फील्ड में हर टाइम रहना जो है, ये आपका शौक है या ये क्या है? देखो, इसमें कमिटमेंट है ऐसा। उसकी वजह यह है कि मैं ये समझता हूँ, मैं उन लोगों में से हूँ जो ये उनके जहन में ये ख्याल रासिख है कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल डिबेट है जी। वो सड़क पे होनी चाहिए। चाहे वो पाकिस्तान का कोई भी मसला है, चाहे वो पाकिस्तान के खारजी मसाइल हैं, दाखिली मसाइल हैं, मुआशी मसाइल हैं, सियासी, कानूनी, अदालती मसाइल हैं, ये सब के सब ओपनली, ट्रांसपेरेंटली पाकिस्तान के लोगों को पता होना चाहिए और पाकिस्तान के लोगों की उसमें मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। ऐसा इस पाकिस्तान में मुझ आप, मैं, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, इस मुल्क का चीफ जस्टिस, इस मुल्क का कोई भी जी, अहदेदार, हम सब 22-25 करोड़वें हिस्से के बिल्कुल ऐसे, हिस्सेदार हैं। बिल्कुल ऐसे। हम इस मुल्क के मालिक हैं। जी। ये चंद अफराद, चाहे वो जितने भी बड़े हैं, ये इस बात पर मामूर हैं कि ये इन्हें मैंडेट हमने दिया है, हम्म। तो लिहाजा इनकी जवाब तलबी और इनकी जवाबदही भी होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो पाकिस्तान के अंदर जब तक आप पॉलिटिकल डिबेट को पाकिस्तान के लोगों तक नहीं लेके जाएंगे, गली मोहल्ले में नहीं लेके जाएंगे, उस वक्त तक मुझे ऐसे लगता है कि शायद आप पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा नहीं करेंगे। तो दिस इज़ जो मुझे ऐसे लगता है कि शायद मैंने ये काम थोड़ा सा किसी न किसी दर्जे में कर लिया है और मुझे बड़ी खुशी महसूस होती है ऐसा जब मैं देखता हूँ लोगों को, नौजवानों को, आप जैसे लोगों को, कि जो माइक लेके पहुँचे हुए हैं और पूछ रहे हैं, अच्छा तुम वोट किसको दोगे, अच्छा इस मसले पे तुम्हारा क्या सूरत हाल है। जब मैं 2015 में पहली बार निकला था तो मुझे बिल्कुल इस बात का एहसास था कि यार शायद मेरे बाद कहीं 10-20-25-40 साल बाद ये फिनोमेना आएगा, ये बाकायदा सहाफ़त की एक किस्म उस समझी वक्त ये जाएगी। बहुत नया था, उस जी। वक्त देखने में नहीं आता था। और आज मुझे बिल्कुल आपको बताते हुए इतनी खुशी होती है कि 2024 मेरे लिए बड़ा खुशियों भरा साल है। नो डाउट ये डिस्टर्बेंसेस जी। अपनी जगह। जी। पर्सनली स्पीकिंग, आज जब मैं देखता हूँ ना एहसन के, जब बच्चे लेके फिर रहे हैं माइक और लोगों जी। से पूछ रहे हैं कि तुम वोट किसको दोगे, क्यों दोगे, जी। तुम किस पार्टी को अच्छा समझते हो, बिल्कुल। और फिर उसके सर्विस के ग्राफ चल रहे होते हैं, जी। तो आई रियली लव इट। दिस इज़ व्हाट के पाकिस्तान को जिसकी ज़रूरत है जिस तरफ जाना और चाहिए। इसमें जो कुछ मैंने अपना रोल प्ले किया है, तो बिल्कुल दिस ठीक। इज़ वाई कि मैं खुद कोशिश करता हूँ कि जब तक जबरदस्त। मेरे जान में जान है, जी। मैं आपको सड़कों पे नजर बिल्कुल आऊँ। ठीक, बिल्कुल। तो ये जो आप ये कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें रोड के ऊपर डिस्कस होनी चाहिए, आम आवाम को डिस्कस करनी चाहिए, तो आपको लगता है कि हमारे जो मैसेज हैं वो इतने बाशऊर हो चुके हैं कि वो इन चीज़ों के ऊपर एक अच्छा ओपिनियन फॉर्म कर सकें? आपको क्या लगता है इस चीज़ के बारे में? देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान में बैठ के जो हमारे बड़े लोग हैं, ये बार बार ये कहते हैं कि जी पाकिस्तान के लोगों को कुछ पता नहीं। हत्ता जी। कि हमारी पार्लियामेंट में भी बाज़ ऐसी बातें हुई और या बाज़ जो हमारे मुल्क के बड़े अहदेदार हैं उनसे भी ये मंसूब है कि पाकिस्तान के लोगों को चीज़ों का पता नहीं है। बिल्कुल। मेरा ख्याल है कि जो लोग ये सोचते हैं कि पाकिस्तान के लोगों को चीज़ों का मुकम्मल इल्म नहीं है, वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं। पाकिस्तान के अंदर हमेशा से पाकिस्तान के लोग इस काबिल रहे हैं कि वो अपने मुल्क को बेहतर तरीके से चला सकें। और दूसरा, देखिए 1947 में पूरी दुनिया एक तरफ थी और हमारे थोड़े से लोग एक तरफ जी। थे। उस वक्त अगर हमने वोट की ताकत से पाकिस्तान बना लिया और एक सुपर पावर से पाकिस्तान लिया, हमने कोई मामूली काम नहीं किया। ये नहीं किया था कि जनाब हमने कोई आपस की कोई लड़ाई थी जिसमें टूट फूट के हम अलग हो गए, या अब जैसे बांग्लादेश की लड़ाई थी कि हम आपस में ही जी। कट फट के हमने लड़ाई की, आपस में ही लड़ पड़े और हम अलग हो गए। ऐसी सूरत हाल नहीं थी। हमने एक पूरी दुनिया की जो सुपर पावर्स थी, जो जी। आज भी सुपर पावर है, बिल्कुल। उससे हमने पाकिस्तान अपने वोट की कुव्वत से ले लिया था। हुँ। तो उस वक्त हमें पता था कि हमारे बुजुर्गों को कि पाकिस्तान बनाना है और ऐसे ये बनाना है और इस तरीके से बनाना है। तो क्या आज हमें ये नहीं पता कि पाकिस्तान को चलाना कैसे है? हमें कोई कैसे बताएगा? बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा हमें बहुत अच्छी तरह पता है। दूसरी बात, पाकिस्तान के लोगों में मैं आपको बताऊं कि मैं पाकिस्तान के तूलो अर्ज में, मैं आपको इस पर्टिकुलर केस में, जी। जो अभी हमने सर्वे किया है, बिल्कुल। मैं 34,000 से ज़्यादा लोगों से हम मिले। हुँ। पाकिस्तान की तारीख का ये सबसे बड़ा सर्वे है ऐसा ठीक है। आज तक का। हुँ।
और इसके लिए हमने 2 महीने लगाए और मोर देन 20,000 किलोमीटर सफ़र है गाड़ी पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप ज़रा तसव्वुर कीजिए इसका स्केल कितना बड़ा है? इसका स्केल कितना बड़ा है। और इतने लोगों से मिलने के बाद सब लोग जिनसे भी मैं मिला उनसे जब मैंने पूछा कि आप किसी जमात को क्यों वोट देना चाहते जी। हैं, तो उसके पास एक आर्गुमेंट था। हम्म और बाज ऐसे थे कि मैं आपको अर्ज करूं कि बाज़ों ने एक फ़िक्रे में पूरी किताब बंद कर, हम्म उनको पाकिस्तान के मसाइल का भी पता था और उसका हल भी पता था। और ये सिर्फ एक खित्ते या एक जगह की बात नहीं है, वो चित्राल से लेके कराची में समंदर के किनारे तक बिल्कुल ठीक। मैं गया हूँ। चित्राल के पहाड़ से जी। लेके समंदर तक, बिल्कुल ठीक। वहाँ पे सब सिंध के लोग, बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, पंजाब के लोग, नॉर्दर्न पंजाब, सदर्न पंजाब, सेंट्रल पंजाब, हर जगह पर लोगों को ये पता था कि उनका मुल्क किन मसाइब का शिकार है, उनकी वजूहात क्या है, इनमें से उसे कौन निकाल सकता है, और हर एक का अपना अपना आर्गुमेंट। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो 2015 से लेकर अब तक ये जो आप सर्वे करते हैं, इसमें आपने क्या डिफरेंस देखा है? क्योंकि आप स्ट्रीट्स के अंदर होते हैं, आप उन रोड्स के ऊपर होते हैं, आपने क्या डिफरेंस देखा है? लोगों की ज़हनियत चेंज हुई है इन सारी चीज़ों के बारे में? किस तरह से इवॉल्व होते हुए आपने देखा है सारा कुछ? देखिए, ऐसा अगर मैं इसको ये एक थोड़ा सा शायद मैं उसको मुख्तसर एक्चुअली अपने जी। जहन में करना चाह रहा हूँ। देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे नज़र आई है, जो सबसे अहम, वो है एहसास ज़िया। पूरे पाकिस्तान के लोगों में ये एहसास उनमें जागुज़ी हो चुका, उनके दिलों में, कि हमने बहुत वक्त आया और हमें, वो समझते हैं कि पाकिस्तान एक बहुत अच्छा और बड़ा मुल्क है, लेकिन दूसरे मुल्क आगे क्यों निकल गए हैं। जब ये एहसास ज़िया किसी कौम में पैदा हो जाता है, किसी मुल्क में पैदा हो जाता है, तो वहाँ से आप कह सकते हैं कि वह तरक्की के सफ़र का आगाज़। पहला स्टेप हो जाता है। तो आपने, यानी हमने ये मैंने देखा है कि खा वो चित्राल है, खा वो औरंगी टाउन है, खा वो लाहौर में शादरा है, ठीक है, खा वो कराची में मच्छर कॉलोनी है, वो हैदराबाद में फुलेली है, आप कहीं चले जाइए, आपको लोग बताते हैं कि यार हमसे वक्त बहुत ज़ाया हो चुका है, हमने वक्त ज़ाया कर दिया है, अब हमें आगे बढ़ना है। तो ये जो एहसास ज़िया है, मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक चीज़ है जो पाकिस्तान के अंदर पैदा हुई है, और ये तमाम तबकात, तमाम रंगो नस्ल को भुला के पूरे पाकिस्तान में ये चीज़ है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो इस दफ़ा जो आप जा रहे हैं स्ट्रीट्स के अंदर, तो इस दफ़ा क्या कह रही है अवाम की पल्स? क्या होने जा रहा है? आप क्या देख रहे हैं इस दफ़ा? अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इलेक्शन के बारे में अपनी प्रिडिक्शन करें। देखिए, इस इलेक्शन में मैं आपको बताऊं कि 266 हैं कौमी असम्बली की सीटें, बिल्कुल ठीक। उनमें से 45 हैं खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा में मेरे लिए हैरत की बात होगी कि अगर वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अलावा किसी जमात को कोई सीट मिले, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग और सर्विस की बुनियाद पे जी। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ। उसके बाद आ जाइए पंजाब में। पंजाब में 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं। जी। 141 कौमी असम्बली की नशिस्तें अगर आप 2018 का इलेक्शन देखें, जी। तो तकरीबन 125 नशिस्तें, 128 नशिस्तें दो पार्टियों के दरमियान तकसीम थी। तकसीम थी। एक थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और एक थी PMLN। PMLN। जी। ये था बुनियादी इनका बिल्कुल। ढांचा, यानी हम पंजाब की तकसीम। और कुछ नशिस्तें जो थी वो आज़ाद थी और कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ली थी। अब मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अगर अपना साबका रिकॉर्ड 2018 का बरकरार रख पाए, तो ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक क्लियर कट एज हासिल है पंजाब के अंदर। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब सिंध में जाते हैं, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक ऐसी जमात है जो आप कह सकते हैं कि 2018 का रिजल्ट अपना मेंटेन कर लेगी। बिल्कुल ठीक। MQM 2018 के रिजल्ट से मैच नहीं कर पाएगी, अगरचे उसकी बहुत कम नशिस्तें।
अब आ जाए आप बलूचिस्तान में, तो बलूचिस्तान बुनियादी तौर पे 3 हिस्सों में तकसीम होगा। वहाँ की 16 नशिस्तें, जी। पीपल्स पार्टी, PMLN और जमीयत उलमा इस्लाम के दरमियान, और एक आध खैबर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और एक आध आज़ाद। जी। तो इस तरह की आपको डिस्ट्रीब्यूशन लगती है। और इस्लामाबाद की 3 नशिस्तें, इस्लामाबाद की तीनों नशिस्तें 2018 में PMLN हार गई थी और जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जी, पास जी। थी। वो नशिस्तें बदस्तूर वहीं रहेंगी जहाँ पे वो थीं। अच्छा। ये है फ्री एंड फेयर इलेक्शन की सूरत में। तो ऐसी सूरत में फिर जो आपको असम्बली बनती हुई नज़र आती है वो ऐसी है कि जिसमें अगैन आज़ाद उम्मीदवारों की बहुत बड़ी तादाद होगी, बिल्कुल ठीक। और वो आज़ाद उम्मीदवार होंगे जिनका ताल्लुक किसी न किसी हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से होगा। बिल्कुल ठीक। तो ये है आइंदा की असम्बली। अब हम तकरीबन इस बात पे मुत्तफिक हैं लोग कि जो कुछ हो रहा है दरअसल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हराने के लिए हो रहा है। बिल्कुल ऐसी है, वही फ्री तो एंड फेयर वाली साइड पे अगर बात तो करें। अगर आप फ्री एंड फेयर जी। इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्शन आप कोई चोरी करना चाहे जी। या रिजल्ट्स में हेर फेर करना चाहे तो बेशक मुझे जिता दे, हालांकि मैं इलेक्शन में भी नहीं खड़ा। बिल्कुल ठीक। तो फिर तो आप जिसको चाहे नोटिफिकेशन जारी करने हैं तो जिसके मर्जी कर। सही है। और ये मैं आपको एक और बात बताऊँ, इवन जो गैलप का सर्वे है, जी। मुझे उसके कुछ हिस्सों से इख्तलाफ है, बिलखुसूस पंजाब के हवाले से जो उसने कहा है। गैलप का सर्वे भी यही कह रहा है। वो जो मंथ बिफोर इलेक्शन का सर्वे कुछ दिन पहले आया है, बिल्कुल। उसमें उन्होंने यही कहा है कि पंजाब में 2018 के रिजल्ट्स रिपीट। बिल्कुल ये वो कम तरीन सूरत है जो आप कह सकते हैं। ठीक है। बिल्कुल ठीक। तो एक जो इसका मतलब ये कि जहाँ तक मैं कुछ थोड़ा सा अखज़ करूँ इससे नतीजा कि आजकल काफ़ी लोगों में आपने भी सड़कों पे देखा होगा कि नाउमीदी पाई जाती है कि यार हमारे वोट की कोई पावर नहीं है और हमारे वोट से कुछ नहीं हो सकता। तो जैसे आपने कहा कि भाई देखो, अगर तो कुछ नहीं होता और फ्री एंड फेयर होता है तो ये नतीजा होगा। हाँ, अगर वो कर लें तो फिर उसके बाद कुछ भी हो सकता है। तो आप भी यही कहते हैं कि इस वोट की कोई अहमियत नहीं है, चाहे ये निकल के तो 70-80% वोट भी किसी भी सियासी पार्टी को डाल दें तो होगा वही जो इंजीनियर जिन्होंने किया है, वो जो चाहेंगे वही होगा। मैं ये समझता हूँ कि जब वोट पड़ गया जी। तो इंशाल्लाह अजीज किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो वोट के फैसले को बदले, अगर इतना ज़्यादा वोट पड़ गया, जितना भी पड़े। 4-5% को तो इंजीनियर किया जा सकता होगा। देखिए पाकिस्तान के अंदर हमें ये तवक्को रखनी चाहिए अपने सभी लोगों से जी। कि वो अपने इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जब जमहूरियत का सवाल आएगा और जमहूरियत के सवाल का जवाब वोट की सूरत में मिलेगा तो उस वक्त फिर वो सब लोग एक्सेप्ट करेंगे उसको। बिल्कुल ठीक। तो हमें ये तवक्को रखनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आप कोई भी पार्टी आप समझते हैं, कोई भी उम्मीदवार है, आप समझते हैं कि ये आदमी फलां है, मैं इसको इस वजह से वोट दे दूं, ये मेरा भाई है मैं इसलिए वोट दे दूं, मेरी बिरादरी का है या मेरे ख्यालात के करीब है, जो भी आपका दिल जो भी चाहता है, रीज़न हो। जो भी रीज़न है, असल बात है वोट डालें। इंशाल्लाह वोट ही हमारे मसले का हल है और वोट से ही पाकिस्तान के अगले रास्ते आसान होंगे। हाँ, यानी ये नहीं होगा कि अगले 2 साल में सारे मसले हल हो जाएंगे, लेकिन 15 साल 20 साल में जाके तो वोट ही हम रास्ता तो चुन लें ना, रास्ता तो हमारी मर्जी का। और फिर पाकिस्तान का आइन क्या कहता है? पाकिस्तान का आइन शुरू ही यहाँ से होता है कि इस मुल्क का निज़ाम अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के ज़रिए चलाया जाएगा, चोज़न रिप्रेजेंटेटिव। बिल्कुल ठीक। तो चोज़न रिप्रेजेंटेटिव्स का तस्वुर जो है जी। वो उसी पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चलता है और उसी पे चलना चाहिए। तो आपको भी यही लगता है कि ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, यही हल है हमारे मुल्क का? देखो एहसन, ये एक ऐसी डिबेट है जो थोड़ा सा शायद इसको खबरों के हुजूम में शायद उसको डिस्कस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल ऐसी है। लेकिन मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि देखिए पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए। जमहूरियत एक फंडामेंटल चीज़ है जिसमें मेरे और आपके वोट से फैसला हो, नुमाइंदगी होनी चाहिए। नुमाइंदगी होनी चाहिए। अब आ गया ये क्वेश्चन कि सदारती होना चाहिए निज़ाम को या पार्लिमानी होना चाहिए। ये एक सेपरेट बहस। ये एक सेपरेट इशू है। मैं इसमें समझता हूँ कि शायद पाकिस्तान को एक दफ़ा ये ट्राई करना चाहिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बिल्कुल। उसकी वजह यह है, अब इसका बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि जी प्रेसिडेंशियल सिस्टम तो अयूब खान ने भी लेके आए थे। अयूब खान कोई प्रेसिडेंशियल सिस्टम लेके थे, उसमें जमहूरियत नहीं हाँ थी। जी, बिल्कुल ठीक। ठीक है, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है कि जिस तरह आप कहेंगे फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ का निज़ाम पार्लिमानी था। हाँ। या जनरल ज़िया-उल-हक का निज़ाम पार्लिमानी था। मजाक का खेस बात हो जाए। भाई ये मज़ा का खेस बात है बिल्कुल ना। ऐसे ही है।
प्योर डेमोक्रेटिक लेवल पे जी अगर पूरी कौम इस बात पे मुत्तफिक होती है जी कि हमें इस निज़ाम की बजाय सदारती निज़ाम की तरफ जाना चाहिए, तो उसके कुछ मदारिज आप तय करते चले जाते हैं। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर लेते हैं, आप उससे पहले आप इलेक्शन में बात करते हैं, जैसे इस दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने की ऐसे है ही है, बात बिल्कुल। कि हम एक आईनी पैकेज भी उन्होंने अपने मंशूर का हिस्सा बनाया, जैसे फेयरली को। बिल्कुल ऐसे ही तो है। अब भाई अगर लोग वोट देते हैं और आप समझते हैं कि हमें पाकिस्तान के अंदर इस्तेहकाम के लिए शायद ये इस निज़ाम की तरफ जाना चाहिए, तो फिर है ना, इसमें कोई बुरी बात इसमें कोई नहीं बुरी है, बात ट्राई नहीं किया है। जा सकता है, बिल्कुल ठीक। तो थोड़ी सी मैं आपसे इमरान खान साहब के बारे में बात करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी भी जो मेन स्ट्रीम टीवी चैनल हैं उसके ऊपर तो आप लोग उनका नाम नहीं ले सकते, लेकिन इस मीडियम के ऊपर हम उनका नाम भी ले सकते हैं और उन पर बात भी कर सकते हैं खुल के, कि एक लीडर उनका आप इलेक्शंस के बाद फ्यूचर क्या देख रहे हैं, आप उनका क्या फ्यूचर आप देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान की तारीख में इमरान खान एक फिनोमेना बन, बिल्कुल ठीक। यानी आप इस वक्त जो वोट की तकसीम है वो या तो इमरान खान का वोट है या इमरान खान का मुखालिफ वोट, यस। और तो बाकी तमाम जितने पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं वो हमें इररेलेवेंट इररेलेवेंट नज़र आते हैं, होते हुए बिल्कुल नज़र आ रहे बिल्कुल हैं। ठीक। यानी आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब मैदान में नहीं है, जी वो जेल में है, उनको सजाएं हो चुकी हैं बाकायदा तौर पर, एक 10 साल की, एक 14 साल की। इमरान खान के मोस्ट इंटीमेट थिंग्स जो है आर बीइंग डिस्कस्ड इन यस पब्लिक। उनकी बीवी की इद्दत हुई थी, नहीं हुई थी, इमरान खान के साथ उनके ताल्लुकात ऐसे थे या वैसे थे, ये भी चीज़ें डिस्कस हो रही। बिल्कुल। इमरान खान साहब की बनाए हुए हर प्रोजेक्ट को खंगाल के देखा जा चुका है। इमरान खान के ऊपर दुनिया का कोई इल्ज़ाम ऐसा नहीं है जो उन पे नहीं लगाया जा चुका, लगाया जा सका। जी और दिलचस्प बात यह है कि वो सारे साबित भी होते चले जा रहे हैं, वो कैसे भी हो रहे हैं। जी उसके बाद उनकी पार्टी से निशान वापस ले लिया जाता है, इलेक्शन कमीशन वापस लेता है। जी सुप्रीम कोर्ट में जनाब चीफ जस्टिस, जनाब जस्टिस काजी फायजी साहब और उनके हमनशीन जज मिल के ये कहते हैं कि हाँ जी, ये निशान वापस दुरुस्त लिया गया है। अब नो डाउट हम अदालत के फैसले पे कुछ नहीं कह सकते, लेकिन वैसे भी हमारी कौम जो है वो जनाब हज़रत कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह के साथी जनाब काजी मोहम्मद ईसा की काजी मोहम्मद ईसा साहब के एहतराम में खामोश रहती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब हम अपने कायद के एक साथी का एहतराम करते हुए बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर नज़रअंदाज कर रहे हैं, जी इन सारी चीज़ों के होते हुए भी इमरान खान फिर भी एक रियलिटी है। नवाज शरीफ साहब किसके खिलाफ तकरीरें कर रहे हैं? खान साहब के खिलाफ। बिल्कुल ऐसे। बिलावल साहब किसके खिलाफ तकरीरें कर जी रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही। आपको निज़ाम की हरकत किसके खिलाफ नजर आ रही है? बिल्कुल ठीक। तो इसके बावजूद एक शख्स है या वो फिनोमेना बन चुका है कि उसकी पॉपुलैरिटी कम होती हुई नजर नहीं आ रही। बिल्कुल ठीक। तो ये क्या सिर्फ इमरान खान है? क्वेश्चन अब इमरान खान या नो इमरान खान का नहीं रहा। अब क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के अंदर दुनिया के दीगर ममालिक की तरह, दीगर जमहूरी मुल्कों की तरह, पाकिस्तान का जो पावर स्ट्रक्चर है, जो ताकत का ढांचा है, जी एक्चुअली उसमें एडजस्टमेंट की ज़रूरत महसूस हो रही है लोगों को। बिल्कुल ठीक। और ये पाकिस्तान के अंदर नहीं, ये दुनिया के दीगर मुल्कों में भी। आप खुद एक लॉयर हैं, आपने मुझसे ज़्यादा अच्छे तरीके से जो बरतानिया की तारीख पढ़ रखी है, जी वहाँ पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। वोट के जरिए वो एडजस्टमेंट होती चली जाती है। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी तो इसी तरह आप अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देख ऐसी लीजिए, है, बिल्कुल ऐसी। आप इंडिया में देख लीजिए। तो आपको एक्चुअली इस वक्त ताकत के ढांचे में ताकत की रीडिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत है। तो क्या इस चीज़ को हमारी इस्टेब्लिशमेंट नहीं समझ पा रही, या क्या मसला कहाँ पे आ रहा है? देखिए, ये जो ताकत का ढांचा होता है, जी इसमें हमेशा ये किसी न किसी दर्जे में अशकाल और शक और शुबहात जो हैं वो पैदा होते हैं। आप एक दलील आपकी होगी कि आप समझेंगे कि नहीं यार, ये जिस तरह चल रहा है ये बिल्कुल ठीक है, और आप उस राय पे आप समझते हैं कि साबित कदमी की ज़रूरत है। दूसरी राय मेरी हो सकती है कि मैं समझता हूँ कि नहीं जनाब, आपके और मेरे दरमियान असर नौ ताकत की तकसीम होनी चाहिए। तो इसमें एक मेरी राय है। अब इस राय का हतमी फैसला कहाँ पे होगा? ये दोनों राय बैक वक्त दुरुस्त भी हो सकती है, और ये दोनों आरा बैक वक्त गलत भी हो सकती हैं, या इनमें से कोई एक ठीक हो सकती है, कोई एक गलत हो सकती है। बिल्कुल ठीक।
अब जब आप इसको तारीख के तनाजुर में देखते हैं तो शायद आप मुख्तलिफ नतीजे पे पहुंचे, मैं मुख्तलिफ नतीजे पे पहुंचा। अब लेकिन उसका हतमी फैसला कौन करेगा? बिल्कुल। जाहिर है ये अदालत भी नहीं कर सकती। हम्म ये फैसला तो फिर लोगों पे छोड़ देना चाहिए ना। हम्म जब लोगों ने ये फैसला करना है तो फिर लोगों के फैसले को कबूल कर लेना चाहिए। तो मेरा ख्याल ये है, और दुनिया में क्या ऐसा ही नहीं होता? आप मैग्ना कार्टा से लेके आज तक की बरतानवी तारीख कॉन्स्टिट्यूशन की उठा लें, क्या हो रहा है? बड़े बड़े मसाइल का हल जो है वो क्या है? अल्टीमेटली कई दफ़ा बादशाह और पार्लियामेंट आमने सामने आ गए, कई दफ़ा बादशाह को हटा दिया गया, पार्लियामेंट हावी आ गई, लेकिन आखिरकार एक तवाज़ुन कायम हो गया। और यही तवाज़ुन जो है वो आगे बढ़ेगा। और एक इसमें देखिए, पाकिस्तान दुनिया में अब जो ताकत का तस्वुर है, और ये आपको अर्ज़ करूं, ये कुरानी और इस्लामी तस्वुर है कि आपके मुल्क के अंदर कोई शख्स ऐसा या कोई इदारा ऐसा नहीं होता जो कानून के ताबे ना हो। बिल्कुल ठीक। मैग्ना कार्टा क्या था? ऐसे ही है। बिल्कुल। कि बादशाह भी कानून के ताबे है। हुक्मरानी कानून की होगी। ठीक है, बादशाह भी कानून के ताबे ताबे रहेगा। होगा। बिल्कुल ठीक है। Yes. इसी तरह हमारे हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो उसके हाथ काट दिया। ये क्या है कि मैं भी कानून के ताबे हूं। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कौल व फेल से ये साबित किया। तो लिहाजा ये जो मुतालबा है कि सब लोगों को, सब इदारों को कानून के ताबे होना चाहिए, और सियासतदानों को भी कानून के ताबे होना चाहिए, अदालत को भी कानून के ताबे होना चाहिए, और दीगर तमाम इदारों को भी कानून के ताबे होना चाहिए। तो ये मुतालबा तो बज़ाहिर बड़ा सादा सा है, ठीक है ना। अब इसकी अमली तफसीर बाज़ औक़ात तफसीलात में थोड़ा सा, वो जिसे कहते हैं डेविल्स लिव इन डिटेल्स। जी बिल्कुल। तो अब उन जो डिटेल्स में और तफसील और जुज़ियात में अगर कहीं कोई चीज़ पे इख्तलाफ है तो मेरा ख्याल है कि उसे लौटा देना चाहिए लोगों की तरफ, और लोग उसका जो फैसला करें उसको कबूल कर लिया जाए। एट द एंड ऑफ द डे वही पावर ऑफ वोट के जरिए जो है इन चीज़ों का भी फैसला करना चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता चेंज करना चाहिए। बेशक, नेचुरली। तो ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये सर जब तक ऐसे लड़ते रहेंगे कि ठीक है इस दफ़ा मेरी बारी है मैं लाडला हूँ और अगली दफ़ा उसकी बारी होगी तो वो लाडला है तो फिर वो दूसरों के खिलाफ हमले करेगा, ये इस सारे सिनेरियो में मुल्क ठीक हो सकता है? आपको नहीं लगता कि ये भी एक मुल्क का प्रॉब्लम है कि जब भी कोई लाडला होता है वो खुश होता है और उसके बाद जब वो दूसरी साइड भी होता है तो उसके बाद फिर वो। देखिए, बात यह है कि सबसे बुनियादी सवाल ये है कि कोई लाडला होता क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक। ये फैसला तो अवाम को करने दें, ठीक है ना। अवाम फैसला करें कि हमारा लाडला ये है, इस दफ़ा हम इसे वोट देंगे। कल को हमारा लाडला कोई दूसरा होगा तो हम उसको वोट दे देंगे, ठीक है ना। ये तो जमहूरियत है ना। तो सबसे पहले तो ये है कि कोई शख्स ऐसा नहीं होना चाहिए, कोई पॉलिटिकल लीडर ऐसा नहीं होना चाहिए जो कहे कि मैं, या तासुर दे कि मैं निज़ाम का लाडला हूँ, तो लिहाजा ये बात तो गलत है। दूसरी बात यह है कि देखिए, हमारे यहाँ पाकिस्तान के अंदर जो सियासी इस्तेहकाम है, इसके लिए बहुत ज़रूरी बात है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे मुकम्मल, तमाम सियासी इदारे मुकम्मल। मुकम्मल से क्या मुराद? मुकम्मल से इसलिए, देखिए मैं अर्ज़ करूँगा कि आपके मुल्क में एक सेनेट है, एक कौमी असम्बली है और 4 सूबाई असम्बली, ठीक है। अच्छा, यही आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ये बताइए कि क्या दुनिया में सिर्फ ऊपर से निज़ाम ठीक होता है या नीचे से भी ठीक होता है? नीचे से भी होता है। मैग्ना कार्टा को अगैन मैं आपको रेफर करूंगा कि मैग्ना कार्टा के बाद जब पार्लिमानी बालादस्ती की वहां तहरीक चली तो वो दरअसल अकेली तो नहीं थी, उसके साथ 2 तहरीकें थी। लोकल गवर्नमेंट की तहरीक भी उतनी ही स्ट्रांग, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है ना। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर एक मजबूत लोकल गवर्नमेंट नहीं होगी और फिर उसके साथ दूसरे अलग सूबाई असम्बलियाँ और कौमी असम्बली नहीं होगी, उस वक्त तक आपके मुल्क में बिला वजह एक अदम इस्तेहकाम रहेगा। अब उसकी वो क्यों होता है? उसका सबब यह है एहसन कि तुम अगर देखो कि एक आदमी है, वो 1.5 लाख वोट लेके वो MNA बनता है, ठीक है, या 50-60 हज़ार वोट लेके वो MPA बनता है। उसके नंबर 2 में कितना फ़र्क होता है? बिलबुम 10,000, 12,000 का, ऐसे ज़्यादा नहीं होता। 15,000 का, ठीक है ना। बहुत कम अक्सर ऐसे है कि जहाँ पे 40-50 हज़ार का फ़र्क होगा। लेकिन अगर कोई शख्स 1.5 लाख वोट लेके जीत रहा है और उसके नीचे किसी दूसरे ने 1 लाख लिए हुए हैं, तो वो भी कम वोट तो नहीं है, ऐसे ही। ठीक है ना। अब आप वो जो दूसरे नंबर पे आने वाला शख्स है वो क्या करेगा अगले 5 साल?
वो सिर्फ यही चाहेगा ना यस, कि मैं इसको हटाऊं हटाऊं, हाँ, और इसकी जगह खुद आ जाऊं। बिल्कुल ऐसे। तो आप ये क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान के अंदर हर ज़िले में, हर तहसील में एक लोकल बॉडीज़ का सिस्टम हो कि जिसमें वो शख्स जिसने 1 लाख वोट लिए हैं, इसका मतलब है उसके वोट तो मौजूद हैं, बिल्कुल ऐसे। तो उनको सिस्टम के अंदर एडजस्ट कर दें आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन के जरिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब पॉलिटिकल पार्टीज ही क्यों नहीं करती? पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए नहीं करती कि ऐसी सूरत में तो नई और रियल लीडरशिप पैदा होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। जब रियल लीडरशिप पैदा होगी तो खतरे तो में वो किसी खानदान को क्यों मानेगी? बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? जब खानदान को नहीं मानेगी, रियल लीडरशिप होगी, लोगों से वोट लेके आई होगी, तो वो क्यों कोई कहेगा कि जनाब मैं खैरपुर में वो करूंगा जो जरदारी साहब कहेंगे, यस, या मैं लाहौर में वो करूंगा जो नवाज शरीफ साहब कहेंगे, या मैं पेशावर में वो करूंगा जो मुझे इमरान खान साहब कहेंगे। जी, और अगर आप मजबूरी तौर पर देखें तो इन तीनों बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज में से सिर्फ एक ही पार्टी है जिसका रिकॉर्ड इस हवाले से कुछ बेहतर है, वो है पीटीआई। और एक ही लीडर है जो समझता है कि नहीं मुझे एम्पावर करना है, वो इमरान खान है। जी, जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो मैं एक दफ़ा इनसे मिलने गया, इन्हीं के कहने पे, और मुझे बुलाया इन्होंने, तो उनसे मैं मिलने गया तो मैंने उनसे पूछा कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन। जी, तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि कहने लगे कि यार मैं इस बात पे बिलीव करता हूँ कि पाकिस्तान आगे बढ़ ही नहीं सकता बगैर लोकल गवर्नमेंट के। तो खैबर पख्तूनख्वा में तो मैं करवा रहा हूँ, पंजाब में मुझे इर्द गिर्द उन्होंने कुछ लोगों के नाम लिए, जी, क्या उनका कोई बिल्कुल। नाम ले, ये लोग इलेक्शन नहीं करवाने दे रहे, ये समझते हैं हम हार जाए। तो बिल्कुल इमरान खान साहब ने कहा, मैंने उनका इमरान खान साहब ने कहा कि मैं इन्हें समझाता हूँ, और वो लोग पास बैठे थे, जी, कि मैं इन्हें समझाता हूँ कि हार भी गए तो कुछ नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद फिर वो उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाए। खैबर पख्तूनख्वा में जब इलेक्शन करवाए तो आपको याद होगा पहले मरहले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हार गई थी। हार गई थी, बिल्कुल ऐसे ही। तो मैंने उस पर मैं उस ज़माने में जिस इदारे में काम करता था जी। उनका अपना अखबार भी था, तो मैंने उस वक्त कॉलम लिखा कि इमरान खान हारा नहीं। तो मुझे उन्होंने कहा कि भाई, मैंने उन्हें ये कहा, उस कॉलम का आर्गूमेंट ये था कि इमरान खान साहब जिस बात पे बिलीव करते हैं उन्होंने वो करके दिखा दी, वादा पूरा चाहे करते हैं। पार्टी उनकी हार गई है, बिल्कुल ठीक। नुक्ता नज़र नहीं हारा, हाँ, वो मजबूत हो गए। बिल्कुल ठीक। खैर, उसके बाद उनमें कुछ हौसला पैदा हुआ कि हम शायद पंजाब, मैं बड़ा उसका वकील था, जी, बिल्कुल। मुअय्यद था, तो ऐसा नहीं था कि इमरान खान साहब को मैं मशवरा देता था, मैं तो लिख ही सकता था या बिल्कुल बोल ऐसे ही सकता है, था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा था कि हालात जो है वो उस तरफ जाएंगे, लेकिन फिर यहाँ पे आपको पता है कि जो हुआ तो वो सबके सामने। बिल्कुल ठीक। वैसे ये उस पंजाब में भी वो इलेक्शन करवा देते तो इनकी पोजीशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाती, मे भी हार जाते, लेकिन वही आपकी वाली बात के नुक्ता नज़र के ऊपर जो है ना वो जीत जाते हैं। देखिए, आप इसको एक और एंगल से जी, देखिए, हम और इंडिया इकट्ठे आज़ाद हुए। बिल्कुल ऐसी है, मैं भी उसी के बारे में सोच रहा इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में भी लोकल बॉडीज़ को कोई अहमियत नहीं दी जाती। था। ठीक है। जब आपको याद है ना 90 की मनमोहन सिंह की तकरीर, जिसमें पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि हम बर्बाद हो चुके, बिल्कुल ऐसे ही। हम आगे बढ़ेंगे, इस सूरत में आगे बढ़ेंगे। जी, तो आपको पता है जहाँ मौशी इस्लाहात हुई थी वहाँ एक पॉलिटिकल रिफॉर्म भी हुआ था। वो ये था कि उन्होंने 72nd या 73rd में जो उनकी अमेंडमेंट थी ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में, ये लिख दिया कि जनाब बल्दियाती इलेक्शन हुआ करेंगे, इतनी मुद्दत के बाद होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे, ऐसे होंगे। ठीक है, उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बना दिया। हमने तो 140 डाला हुआ ना, एक बिल्कुल जी, हमने नसीहत ही की हुई है ना, नसीहत की हुई है बस, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, उस पर कोई कोई पाबंदी नहीं लगाई, ज़रूरी नहीं है अमल दरामद ज़रूरी उस पे, नहीं है। बिल्कुल अच्छा, अब वो नसीहत के मुकाबले में उन्होंने इसको लाजमी करार दे लाजमी दिया। जी, जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट ऊपर बनती है, उसके साथ फिर एक पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट छोटी जगह पे बनी, पंचायतें बनी, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स बनी, व्हाटएवर, जी। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि पैसा ऊपर से आया, नीचे तक लगा, ट्रिकल डाउन तो हुआ। ट्रिकल डाउन हुआ, तो इंडिया ने जंप किया। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। ये आपके सामने हुआ ना। यस, बिल्कुल। मैं चाइना गया तो चाइना में मुझे एक साहब, वो उन्होंने कहा जी कि मैंने उनसे इंटरेस्ट जाहिर किया कि मुझे आपकी पोर्ट का सिस्टम भी ज़रा में बताएं, कि क्योंकि हमारी जो पोर्ट्स है ना, हमारी तो एक ही पोर्ट है, 2 पोर्ट्स हैं, दोनों कंजेस्टेड रहती हैं, बिलखसूस कराची पोर्ट तो। अब उन्होंने कहा कि अच्छा, इसके लिए तो आपको शंघाई लेके चल। वो हमें शंघाई ले गए, तो शंघाई में जिस तरह का ये आपका ऑफिस है ना, जी, तो इस तरह के एक दफ्तर में वो ले गए, जिसमें बाहर बिल्कुल जैसे आपका ऑफिस बड़ा सीरीन सा लगता है ना, इसी तरह का ऑफिस,
कोई रश नहीं, कोई लोग नहीं, अंदर चंद लोग और चंद तस्वीरें लगी हुई पोर्ट। मैंने उनसे कहा ये आप क्यों लेके, हम कहे आप आपको बताते हैं, हम आपको सिस्टम दिखा। अंदर लेके गए, तो अंदर गए तो वहाँ पे जिस तरह की टेबल पे हम आमने सामने बैठे, जी। ऐसा इस तरह की चंद टेबल्स थी और उस पर चंद कंप्यूटर्स रखे हुए थे और कहते जी ये है हमारा पोर्ट ऑपरेशन। वहाँ से पोर्ट कंट्रोल हो रहा है। मैंने कहा जी ये कैसे कंट्रोल हो रहा है? उन्होंने कहा जी कि अगर कोई जहाज़ वहाँ से चलता है, उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम जी बताया बिल्कुल कि तो बिल्कुल। फिर उसे उसकी बर्थ पहले डिसाइड हाँ हो चुकी होती है, अगले काम सारे उसी तरह हो रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। मैंने कहा इस सिस्टम ये आपने बनाया, इतना एफिशिएंट सिस्टम आपने बनाया कैसे? उन्होंने कहा जी शंघाई के मेयर साहब ने बनाया। मैंने कहा शंघाई के मेयर ने, अब हमारे तो तस्वुर में नहीं है तस्वीर ना में भी नहीं, कि कराची का मेयर पोर्ट भी चला सकता पोर्ट है। भी चला सकता है, बिल्कुल ऐसे। उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, हमारा जो मेयर है, जितने भी पोर्ट सिटीज हैं वहाँ का जो मेयर है वही पोर्ट का भी इंचार्ज है और मेयर्स के दरमियान मुकाबला लगा रहता है, हाँ, कौन कितना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता कौन कितना अच्छा परफॉर्म करता है कि मेरी पोर्ट पे ज़्यादा ट्रैफिक है या मेरी पोर्ट पे जहाज़ इतना टाइम आता है बिल्कुल ऐसे। या मेरी पोर्ट पे इतने जहाज़ कॉल ऑन करते हैं। हाँ, तो कहते हैं ये रेस लगी होती है। बिल्कुल तो अब ये जो सिस्टम है शंघाई वालों का, ये पूरे चाइना में जगह जगह पे लोग और कहते हैं दुनिया में दूसरे मुल्क भी हमसे मांग रहे हैं कि इतना एफिशिएंट सिस्टम है तो हमें दो। देखिए जब आप लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करते हैं जी। तो लोकल गवर्नमेंट्स आपके लोकल लोगों को इकट्ठा करके उनके साथ मिल के काम कर सकते वैसे मुशर्रफ ने काफ़ी हद तक किया था। हैं। परवेज मुशर्रफ That ने, was- ये क्रेडिट देखिए था। उस सिस्टम को मैं पॉलिटिकल साइंस का एक स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल ठीक। मैं समझता हूँ कि उस सिस्टम को पाकिस्तान पूरे एतमाद के साथ दुनिया के बेहतरीन बल्दियाती निज़ामों के मुकाबले में पेश कर। दैट वाज सच अ ग्रेट कंट्रीब्यूशन बिल्कुल कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम के लिए अनफॉर्चुनेटली वो एक डिक्टेटर ने दी है। जी लेकिन आप उस सिस्टम को जब पढ़ते हैं और उस सिस्टम के कुछ असरात, आप तो खैर छोटे थे बिल्कुल ऐसे ही है। तो हमने तो उस सिस्टम के कुछ असरात देखे, ऐसे मैं ही है। समझता हूँ वो फिनोमिनल है। गली मोहल्ले तक उससे जो है ना सराहत हुई थी आपका, जितना भी ये फाइनेंसेस मुझे एक दफ़ा जो ये हमारे, आपको याद होगा हफीज़ शेख साहब हमारे जी साबिक़ बिल्कुल। वज़ीर ख़ज़ाना थे। जी जी जी। मैं कराची में काम करता था तो मैं कॉमर्स और बिजनेस इकोनॉमी को देखता था, रिपोर्टिंग करता था। तो एक दफ़ा मैं इनसे मिलने, तो इनके पास वर्ल्ड बैंक का एक बैठा हुआ था वक्त, वफ्ता है। तो मैं भी जाके, इन्होंने मुझे भी बिठा दिया साथ ही ना, उन्होंने मतलब हफीज़ शेख साहब से उस ज़माने में मेरे तरह अच्छा ताल्लुकात थे। बिल्कुल ठीक। वो सियासत में कुछ नए थे, हम सहाफ़त में कुछ नए। बिल्कुल ठीक। तो खैर उन्होंने मुझे बिठा दिया, उन्होंने कहा तुम भी सुनो, तुम्हें समझ में आएगी ये कि वफ्त जो है मेरे साथ क्या गुफ्तगू कर। खैर उन्होंने जो बहुत दिलचस्प बात बताई, उन्होंने उस वक्त को बताया, उन्होंने कहा कि जनाब ये जब से लोकल गवर्नमेंट आई है ना, तो हम सिंध में कभी भी 50% से ज़्यादा जो पब्लिक का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है ना, जो जिसे एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम सूबे में कहते हैं, हम उसका 50% भी अचीव नहीं कर पाए। लेकिन जब से लोकल गवर्नमेंट आई है तो इसको 1 साल हुआ है और इसने पहली दफ़ा सिंध की तारीख में 90% अचीव किए। अच्छा अब आप ज़रा देखिए, आपके पास वो लोग जो थे ना, नफीसा शाह, उसके वालिद कायम अली शाह साहब वज़ीर आला भी रहे। आप ज़रा जाके खैरपुर की हालत देखिए, खैरपुर आज भी आपको सिंध के दीगर हिस्सों के मुकाबले में आगे लगता है। बिल्कुल ठीक। आप कराची की हालत देख लीजिए, कराची को यके बाद दीगरे नेमतुल्लाह खान और मुस्तफ़ा कमाल मिले और उन्होंने वो कराची शहर को एक दफ़ा बदल दिया। मैंने तो वो कराची भी देखा है ना, मैं तो उस वक्त कराची में काम करता था कि जिस तरह नेमतुल्लाह खान साहब ने कराची को बदला और जिस तरह जमात इस्लामी कराची की टीम ने उनके साथ काम किया, वो कमाल था। हाँ, डेवलपमेंट बहुत की। फिर इस तरह मुस्तफ़ा कमाल साहब ज़रा औखे ज़्यादा हो जाते थे, बिल्कुल ठीक। इनका मिजाज बड़ा जल्दी जारहाना और बरहम हो जाते थे, लेकिन बहरहाल काम काफ़ी हुआ, काम बहुत तो लिहाजा अब लाहौर में जी मियाँ आमिर महमूद साहब थे। बिल्कुल मियाँ आमिर महमूद साहब ये के बाद दीगरे जो नाज़िम बने, तो लाहौर का नक्शा बदल के रख दिया। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। रावलपिंडी, पंजाब के दूसरे शहरों में, कुछ आपको गलत मेयर भी मिले, लेकिन मुसीबत ये थी कि, और अब मेरा ख्याल है कि आपने बात छेड़ दी है तो इस पे ना थोड़ा सा वाजे कर देना चाहिए कि इस निज़ाम को बर्बाद किसने किया, उसका भी तो नाम आना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसी है। 2 आदमी,
इस निज़ाम को बर्बाद किया। अब एक का नाम लेते हुए मुझे तकलीफ़ हो रही है, जी। वो है चौधरी परवेज़ इलाही। अच्छा। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जब वज़ीर आला बने 2002 में, जी। तो इन्होंने उस वक्त आपको याद है कॉन्स्टिट्यूशन में ये पाबंदी लगाई थी, जब जनरल मुशर्रफ ने कॉन्स्टिट्यूशन रिस्टोर किया था, तो उसमें पाबंदी लगाई थी कि 10 साल के लिए इस निज़ाम को कोई नहीं छेड़ सकता। ओके, बिल्कुल ठीक। सूबाई हुकूमतें इस निज़ाम को नहीं छेड़ सकती। सही है। उन्होंने उसको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दे दी। जब आए ये तो यहाँ पे अब निज़ाम तो पूरी आबोताब से रवा दवा था। तो इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को कहा कि जनाब अगर आप यही चलेगा, और इनके एमपीएस ने इनको कहा कि जनाब अगर तो ये निज़ाम चलेगा तो फिर हमारी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सियासतदान भी तो इसी तरह के नहीं, तो गली मोहल्ले ऐसे नाली ही के है, हैं ना। बिल्कुल ऐसे और ही भाई गली मोहल्ला नाली जो है ये इनको करने दें, आप पॉलिसी बनाएं सूबे के लिए और अच्छे डिसीजंस लें, रिफॉर्म्स करें। खैर, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ पे इन्होंने दबाव डाला और दबाव डाल के स्पेशली इजाज़त ली कि जिसके बाद उन्होंने उसमें पहले कानून में तरमीम की और कॉन्स्टिट्यूशनल दूसरे प्रोटेक्शन कर चेंज कर दिया। प्रोटेक्शन हटवा दी, क्योंकि सदर की इजाज़त की ज़रूरत थी, सदर ने इजाज़त दे दी और इन्होंने उस सिस्टम को तबाह कर दिया। जी। दूसरे शख्स का नाम है जनाब शहबाज शरीफ साहब। जनाब शहबाज शरीफ जब 2008 में वज़ीर आला बने, जी। तो उस वक्त ये सिस्टम मौजूद था। इन्होंने अखबार में सरकारी खर्चे पे इश्तहार छपवाए बड़े बड़े कि नाजिम करप्ट हैं, ये जो ज़िले का निज़ाम है इसने बर्बाद कर दिया है। उसकी वजह थी कि एक नई लीडरशिप पैदा हो रही थी, यस। फैमिली का इक़्तिदार खतरे में था। बिल्कुल। और तीसरे शख्स का नाम भी सुन लें, तो वो है पीपल्स पार्टी। जनाब आसिफ अली जरदारी की सरकर्दगी में ये निज़ाम जो था बाकायदा तौर पर इसकी बेखुनी कर दी गई, इस सिंध में इसका बीज मार दिया गया। बिल्कुल ठीक। तो ये हैं हमारी ये दो पार्टियां जिन्होंने इन इदारों को बर्बाद कर दिया, ताकि इनकी फैमिलीज़ को, इनकी फैमिलीज़ के बच्चों के लिए कोई नई क़यादत की थ्रेट ना पैदा हो जाए। थ्रेट ना पैदा हो जाए और कामयाब भी हो गए किसी हद तक जी। वो करने में। तो जब तक आप ये निज़ाम नहीं होगा ना, जी। आप मुल्क में अदम इस्तेहकाम रहेगा और आप मुल्क में तरक्की की जो ये हमने एक तरक्की का एक मॉडल हमने अडॉप्ट किया हुआ ना, मोटरवे बनाने का। और अब मैं इस पे कुछ कह दूं, बिल्कुल कहीं ऐसे। मैं मौजू से डाइग्रेस ना नहीं कर नहीं दूं। नहीं, ज़रूर इसमें हम हो देखिए सकते हैं ऐसा, डाइवर्ट। आप लाहौर से मुल्तान जाते हैं, ठीक है, आपके पास 3 सड़कें लाहौर से मुल्तान जाने की, 3 ऑप्शन है। जीटी रोड, केएलपी रोड जिसे कहते हैं, उसके बाद आप वहाँ से चंद किलोमीटर जाए रावी क्रॉस करें तो एक अब्दुल हकीम वाला मोटरवे, उसके बाद एग्जैक्ट 45 मिनट के फासले पे फैसलाबाद वाला मोटर, ठीक है, जो ये सारे आगे जाके अब दोनों अब्दुल हकीम के पास मिल जाते हैं। ठीक, आप ये बताएं, पाकिस्तान जैसा गरीब मुल्क, क्या इसको लाहौर से मुल्तान 2 मोटरवेज की ज़रूरत थी? आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जब आप इस तरह का फॉल्टी मॉडल बनाएंगे तो आप बताएं आप मुल्क को कर्ज़ों में नहीं धकेलेंगे? अच्छा, मुझे चाइनीज़ ने बताया एक दफ़ा, कहा हमने शहबाज शरीफ साहब को समझाया कि जनाब ये ट्रेन ना बनाए, लाहौर डज नॉट क्वालिफाई फॉर सच ट्रेन। एक तो आपके सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऐसी नहीं है कि आप इन ट्रेन्स को चला सकें, ना आपका शहर इतनी जनरेट करता है इनकम कि आप इस पे सस्टेन करें, इस पे सब्सिडी दें। तो आप ये जुल्म ना करें, आप ऐसा करें कि इसकी जगह कुछ और काम कर लें, सी पैक के। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं। तो शहबाज शरीफ साहब ने बुलेट ट्रेन बना ली, 1.6 अरब डॉलर उस पर खर्च कर दिया। अभी भी सब्सिडी पे है मेरे ख्याल। जी, अब भी सब्सिडी पे है। और आप देख लें कि हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम अपना कर्जा, और मज़े की बात, आपको पता है चंद दिन पहले हमारे वज़ीर आज़म ने खत लिखा है चीनी सदर को कि आप हमारा 2 अरब डॉलर जो हमारे बैंकों में आप उसको रोल ओवर कर दें, और 1 अरब 60 करोड़ डॉलर की रफली ये ट्रेन है। यानी अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए कि ये क्या इस डेवलपमेंट मॉडल के साथ आप मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं? एक वक्त आएगा कि यहाँ पे सड़कें तो होंगी, अगर यही डेवलपमेंट मॉडल चलता रहा, सड़कें तो होंगी, खाने के लिए कुछ नहीं होगा लोगों के पास। बिल्कुल ऐसे ही। तो
अभी भाई ये जो इंडिया की हमारे साथ साथ चलती हिस्ट्री थी, आपने इंडिया का जिक्र किया, और उनको ये प्रॉब्लम्स क्यों नहीं फेस करने पड़े जो हमें करने पड़े हैं, कि ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट और जितने भी हमारे जो इदारे हैं उनको जो इतनी पावर दे दी गई है, ये जो इतनी ज़्यादा पावर एक जगह पे रख दी गई, उनको ये प्रॉब्लम क्यों नहीं फेस करना पड़े? देखिए, एक तो ये है कि उन्होंने दस्तूर बनाने में ज़्यादा देर नहीं की, बिल्कुल ज़्यादा ठीक। ताख़ीर नहीं की। इलेक्शन भी जल्दी करवा दी। उन्होंने फौरी तौर पे इलेक्शन करवा लिए, दस्तूर बना लिया, और उन्होंने दस्तूर वही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जी जी था जी 1936, जी बिल्कुल ऐसे कंटिन्यू कर दिया उसको। हाँ उसको कंटिन्यू, उसको एक्चुअली उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की शक्ल दी और हाँ आगे बढ़ गए। हमने वही काम किया, हमने 13 लेकिन साल एक्सपेरिमेंट ही किए। हम शायद ठीक रास्ते पे थे, रास्ता हमारे वाला ज़्यादा ठीक था। ओके। यानी हम एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाते, बिल्कुल ठीक। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, हमने वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1973 में कबूल कर लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है ना, हाँ, बाद उस खराबी पहले एक बस यार। तजर्बा करके फिर उसी पे वापस देखिए, आ और गए। उसमें तजर्बा जब हमने किया तो देखिए उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी, अब मैं समझता हूँ कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीज़ें बदलनी चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट रिलीजन का जिक्र है। दुनिया में अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, शायद उसकी कोई वैल्यू कम हो गई है बिल्कुल ठीक। जिसमें स्टेट रिलीजन हो। हम्म, इसी तरह उसमें बहुत सारे मजहबी चीज़ें उसमें शामिल कर दी गई हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मेरा ख्याल ये है कि मैं खुद एक मजहबी, डीपली एक रिलीजियस आदमी हूँ, बिल्कुल ठीक। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि हमारी रियासत को इस मजहबियत से जान छुड़ानी चाहिए, अलहदा करना पड़ेगा। अलहदा करना पड़ेगा, वरना हमने मुल्क के लिए जो कुछ हम कर चुके हैं ना, हम इसको नुकसान ही करेंगे। बिल्कुल। मिसाल के तौर पे इस्लामी शरीयत, वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट, मैं नहीं समझता इसकी कोई ज़रूरत बाकी है। इसी तरह इस्लामी नज़रियाती काउंसिल की कोई ज़रूरत बाकी नहीं है बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान के अंदर। और ये जो हमने बार बार हम अपने ही, यानी हमें बार बार क्या, यानी हमें ही बताया जाता है कि हम ही अपने इस्लाम का बार बार एफिडेविट भरते हैं। हाँ मतलब ये क्या तरीका है? ऐसे ही है। बिल्कुल। आप रियासत को किस तरफ लेके जाएंगे? तो लिहाजा हमें ये तो सबसे पहले इस पे ज़रा गौर करना चाहिए, और इसके अलावा भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसको थोड़ा ओवरहॉलिंग की ज़रूरत है। और मैं समझता ये हूँ, अगर ऑनेस्टली अगर आप मुझसे मशवरा जी, कोई मांगे तो बिल्कुल। मैं उनको कहूँगा आप जैसे नौजवानों को बिठाया जाए, कि वो दुनिया, जिन्होंने दुनिया देखी है, जो मॉडर्न दुनिया की तकाज़ों से आगाह है, और उसकी रोशनी में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में तरमीम तजवीज़ करें। बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक। ये तो तरीका। ये है हमारी प्रॉब्लम्स जहाँ से। और दूसरी बात, फिर जब आप सोसाइटी में एक मजहबियत पैदा कर देते हैं, यस। तो उस मजहबियत का नतीजा ये होता है कि आपकी चीज़ों को देखने का जाविया वो एक मेटाफिजिकल हो जाता है, रियल नहीं रहता। बिल्कुल ऐसे। मिसाल के तौर पे, मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि जो जनरल अयूब खान, जब 65 की वॉर हो रही थी, जी। तो इन्होंने एक डिप्लोमेट को कहा कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि एक मुसलमान जो है वो 10 हिंदुओं या 4 हिंदुओं पे भारी है। अब आप ये ज़रा अभी तक तसव्वुर इसी चीज कीजिए, में फंसे हुए हैं। अब आप ज़रा तसव्वुर कीजिए, जी। क्या जंगों में ये चीज़, मैटर। यानी इस चीज़ पे पॉलिसी बनाई जा सकती? बिल्कुल ठीक। ऐसे ही। यानी आप ज़रा तसव्वुर हाँ। करें कि क्या इस चीज़ पे पॉलिसी बनाई जा सकती? मजाक खेज बात है। बिल्कुल। ठीक है ना। अच्छा, कुरान में ये बात आई है बिल्कुल एक और कॉन्टेक्स्ट में, हाँ वो असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि बिल्कुल ऐसे वसल्लम ही के है। साथ थी, जी। आपने खुद पे अप्लाई अप्लाई कर कर ली। लिया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, जब आप चीज़ों का तनाजुर ये देख कर लेंगे, तो उसका नतीजा तो वही होगा कि आप फिर 65 में आपके साथ क्या हुआ, और क्या 71 में जब हमारे साथ जो कुछ हुआ, तो उसके बाद हम ये कहें कि जनाब खुदा न खास्ता कुरान का हुक्म जो था वो ठीक नहीं था, बिल्कुल नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। हाँ हाँ ऐसे ही है। तो मतलब आपको एप्लीकेशन का भी नहीं पता चीज़ों का, हाँ अजीब किस्म की डिल्यूजन में डाल दिया। डिल्यूजन्स में डाल दिए। बिल्कुल तो ऐसे। जब आप डिल्यूजन्स में रहेंगे, इस तरह के आप धोखे में रहेंगे, हाँ तो फिर आप जाहिर है आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। बिल्कुल ठीक। इंडिया में अच्छी बात यह हुई कि इंडिया में नेहरू इस तरह के तमाम डिल्यूजन से बाहर। बिल्कुल। ही वॉज वेरी क्लियर अबाउट वट ही वॉन्टेड जी, टू मेक और द उसके बाद मुरारजी देसाई आए, वो भी बड़े क्लियर आदमी। बिल्कुल ऐसे ही। तो उन्होंने जो कुछ किया, वो मुल्क की एक उन्होंने शनाख्त इतनी पक्की सेकुलर बना दी कि आज हमें पता है कि इंडिया में जुल्म हो रहा है। मोदी की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इंडिया की सेकुलर शनाख्त दुनिया के जहन में इतनी रासिख है कि वो ख़त्म नहीं हो रही। नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही। और हम जो
अपनी शनाख्त को कुछ हम लिबरल हो रहे हैं, कुछ हम अपने आप को खोल रहे हैं, लेकिन दुनिया आज भी हमें हमारी हरकतों की वजह से, माजी की हरकतों की वजह से हमें फंडामेंटलिस्ट समझती है। हम तो अभी तक मेरे ख्याल में ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि हमने क्या बनना है। हमने सेकुलर बनना है, लिबरल बनना है, कंजर्वेटिव बनना है, इस्लामिस्ट बनना है, हमने बनना क्या है? मेरा ख्याल ये है कि सबसे पहले तो हम ना सिर्फ एक नॉर्मल पॉलिटी बन जाए, हाँ, एक नॉर्मल सोसाइटी बन जाए। बिल्कुल ऐसे ही। हम अपने आप को भी नॉर्मल समझना शुरू कर दें। प्रॉब्लम ये होता है, हमारे यहाँ हर आदमी जो मनसब क़ज़ा यानी जज बनता है, वो अपने लिए इज़्ज़ुद्दीन सलाम की मिसाल ढूंढता है जो तबा ताबईन में थे, या फिर वो असहाब रसूल को से अपना मुवाजना शुरू कर देता है, बिल्कुल नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, आप फैसले उठा के देख लें, आपको जगह जगह नज़र आएगा हमारे जस्टिस साहिबान जो हैं, मतलब हमारे इतने पढ़े लिखे लोग हैं। मैं मुझे हैरत होती है कि क्या ये सोर्स जिसे, मतलब मेरा ख्याल है आप मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं कि जो ज़राए कानून, मवाख़िज़ कानून हैं, जिन्हें सोर्सेज ऑफ लॉ है, कोई वो चैप्टर भी इन्होंने सही ठीक नहीं पढ़ा हुआ। नहीं पढ़ा, बिल्कुल ऐसे ही। प्रॉबली नहीं पढ़ा। अच्छा, उसके बाद फिर जिस किस्म की, भाई इन्हें चलिए वो पढ़ लिया, तो भाई इस्लामी फ़िक़्ह अपने ढंग से पढ़ा हुआ है कि नहीं, जिसकी आप मिसाल देते हुए चूकते नहीं हैं। पाकिस्तान में सबसे आसान काम है कि आप इस्लामी फ़िक़्ह की कोई मिसाल दे दें, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। क्योंकि किसी ने आपको पूछना ही नहीं है। पूछना ही नहीं है। और इस्लामी फ़िक़्ह का इतना गलत इस्तदलाल जितना हमारी अदालतों में लिया जाता है, मैं उस पर हैरान हो जाता हूँ। अब ये इद्दत का केस है, मैं एक कानून के तालिब इल्म के तौर पे और उलूम इस्लामिया के एक अदना तरीन तालिब इल्म के तौर पे मैं ये समझता हूँ कि इद्दत का केस काबिल समात ही नहीं है, यानी मेंटेनेबल ही नहीं है। हमारे यहाँ शुगर लगा हुआ, हाँ, ऐसे ही। भाई इद्दत का केस जो है वो सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, लोकस स्टैंडर्ड दो लोगों का है, या शौहर का या बीवी का। बीवी का, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और भाई तीसरा आदमी जिसे तलाक दे दी है वो मुद्दई बन के आ गया। मतलब ये आपने अपने कानून को लतीफ़ा बना दिया, अपने इदारों को लतीफ़ा बना दिया। तो लिहाजा जब आप इस तरह के उलझनों में पड़े रहेंगे, तो आप देखें ना, ये नहीं, आप जरा तसव्वुर करें कि एक जज साहब हैं जो सुन भी रहे होंगे, हाँ ठीक है। अच्छा, कुछ वकील होंगे जो बड़ी संजीदगी से उसमें बहस कर रहे होंगे, बिल्कुल ऐसे। ठीक है, फिर उसके ऊपर कागज कलम भी लिखा जा रहा होगा। हाँ, ऐसे ही। मतलब आपने और वो क्या, चीज़ें हमारे रिकॉर्ड का हिस्सा और बन हमारे जाएंगी। रिकॉर्ड का हिस्सा तो बन जाए। 20 साल बाद जब बच्चे पढ़ेंगे तो वो सर पकड़ के वो सर बैठेंगे, यार ये पकड़ेंगे। क्या कुछ हो रहा था, किस चीज़ पे टाइम वेस्ट हो रहा था, किस चीज़ पे पैसा वेस्ट हो रहा था हमारा। तो वो मुश्ताक अहमद यूसुफी के एक कैरेक्टर थे, खान साहब, वो जी। कहते थे, वो ऐसे मौके पे कहते थे कि इस तरह की चीज़ों के लिए पश्तो में बड़ा बुरा लफ्ज़ है। हाँ तो इस तरह की चीज़ें देख के ना मेरे जहन में बड़े बड़े बुरे अल्फाज आते हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। सर कुछ लोग इसको खान साहब का जवाल कहते हैं कि बस जो उनका कैरियर था क्रिकेट से शुरू हुआ, फिलैंथ्रोपी का, और उसके बाद फिर पॉलिटिक्स का, और अब बस एंड हो चुका है और आगे बस बंद दरवाज़ा है। आप क्या समझते हैं? क्योंकि सियासतदान का जवाल एहसन कभी भी हुकूमत से निकलना नहीं होता। बिल्कुल ठीक। भुट्टो का जवाल हो चुका, आज तक नहीं हुआ, देखिए ठीक है हमने ना। मरने भी नहीं दिया। हाँ, देखिए, इस तरह सियासतदान का जवाल इस तरह नहीं होता कि वो हुकूमत से निकल गया, या वो उसको हुकूमत से निकाल दिया गया, या वो दोबारा इक़्तिदार में नहीं आया। सियासतदान की खूबी, सियासतदान की ज़िंदगी ये होती है कि वो जिस ख्याल को दुरुस्त समझता था, क्या उसने लोगों के जहन में डाल दिया। ये है असल बात। जब सियासत के इस पैमाने पे, इमरान खान तो बिल्कुल नाकाम नहीं हो, मुकम्मल तौर पे कामयाब। बिल्कुल ठीक। दूसरी बात है कि सियासतदान का दूसरा काम होता है कि उससे लोग कुछ उम्मीद व अक्सरियत किसी सोसाइटी की उनसे उम्मीद वाबस्ता कर ले। चित्राल से लेकर कराची तक मैंने तो अपनी आंखों से देखा, लोगों ने उनसे उम्मीद वाबस्ता कर रखी। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तीसरी बात यह होती है कि जो सियासतदान है वो अपने अपने आप को भी कानून के ताबे समझे और दूसरों को भी कानून के ताबे समझे, और अपने जो भी उसका ख्याल है उसके लिए डट जाए और कानूनी दायरे के अंदर रहकर जद्दोजहद करे। इमरान खान जेल में है, कर रहे हैं, कानून उसको सजा दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। उसके खिलाफ दुनिया भर की गवाहियां इकट्ठी हो जाती हैं, हम्म, लेकिन क्या लोगों को उनको मिलने वाली सजाओं के शफाफ होने पे यकीन है? मैसेज को नहीं है, मैसेज को नहीं। बिल्कुल ऐसे तो लिहाजा सियासतदान की कामयाबी का पैमाना ये होता है, ही। ये होता है, हुकूमत में आना या जाना नहीं। नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक।
तो सर इसके बाद मैं थोड़ा सा मूव ऑन करना चाहूँगा हमारा जो पाकिस्तान है उसके शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म के अंदर क्या हालात देख रहे हैं आप? आपको लगता है कि किसी बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं? 2024 बड़ा मुश्किल साल है। बिल्कुल ठीक। 2000 मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अगर हमने इलेक्शन को एक्सेप्ट ना किया, जैसा कि नज़र आ रहे हैं कि हमने एक्सेप्ट नहीं करना, तो ये जो कुछ भी निज़ाम तरतीब पाएगा वो कुछ 14-15 महीने में गिर जाएगा, खुद ब खुद अपने बोझ से ही गिर जाएगा। तो जाहिर है जब ये निज़ाम गिरेगा तो उसके बाद हमें एक बार फिर इलेक्शन में जाना पड़ेगा। तो उस इलेक्शन में जाने के बाद शायद पाकिस्तान में सब लोग इतना समझ जाएं, ये अगले नाकाम तजर्बे के बाद, जो सबको नज़र आ रहा है कि ये नाकाम तजर्बा है, तो इस नाकामी के बाद शायद सब लोग एक दफ़ा फिर समझ जाएं कि अब हमें कुछ आगे की तरफ पढ़ना है। लेकिन मुझे ख़तरा एक और है। जी ऐसा मेरा बेटा पैदा हुआ, जी थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो एक दिन आपको पता है देहाती माहौल में बिल्कुल ठीक। घर में किचन में ही बैठ के सब लोग खाना भी खाते हैं। जी तो मेरी वालदा तवे पे रोटी डाल रही थी जी और मेरा बेटा पास बैठा हुआ था, और वो बार बार, उसकी माँ भी साथ बैठी, तो वो बार बार तवे को, उस गर्म चीज़ को हाथ लगाना चाह रहा था, और उसकी दादी भी और उसकी माँ भी उसको रोके। तो मैंने उन्हें कहा कि आप ऐसा करें, इसको ना एक दफ़ा हाथ लगा लें, लगा लेने। ताकि इसे पता चल जाए कि ये हाथ लगाने में क्या होगा, थोड़ा सा जलेगा, ये इसकी सारी ज़िंदगी के लिए सीख सबक जाएगा, में। सबक मिल जाएगा। तो अब उनमें से किसी का हौसला नहीं पड़ रहा था कि ये तवे पे हाथ लगाए। तो चाय गर्म थी, तो गर्म चाय को उनका ये इसको ज़रा, तो वो उन्होंने तवे के ऊपर ही वो चाय का कप रखा, तो उसने जैसे ही वो चाय के कप को हाथ लगाया तो आज मिला। तो उसको हाथ जला, नुकसान भी नहीं हुआ, थोड़ी तकलीफ भी हुई। तो उसके बाद उसे, बाद में वो ठंडी चीज़ को भी देखता था तो बिल्कुल हाथ लगा के पहले देखता था। पहले चेक करता था। देखिए, मैं ये समझा था कि मैंने शायद इंसानियत की बहुत बड़ी खिदमत कर दी जी कि देखें बच्चों को, बच्चे सीख गए। जी लेकिन मैं ये भूल गया था, और अब भी भूल जाता हूँ, कि हर नया बच्चा जब आता है वो इसी तरह गर्म चीज़ को हाथ लगाता है, फिर सीखता है। तो मुझे डर ये है कि कहीं हम इस साइकिल में ना फंस जाए, साइकिल में ना। कि हर बच्चा आए, वो पहले गर्म चीज़ को हाथ लगाए, कुछ अपना हाथ जलाए, कुछ चीज़ को ख़राब करे और फिर सीखे। पाकिस्तान में अब तक एक्चुअली यही हो रहा है। बिल्कुल ठीक। मेरी दुआ ये है कि आइंदा आने वाले बच्चे वो इतने समझदार हों कि वो गर्म चीज़ को अपने बड़ों के समझाने पे समझ जाए कि इसको हाथ नहीं बिल्कुल लगा। ठीक। बिल्कुल ठीक। दुआ करें कि ऐसा हो जाए, और मुझे तवक्को है कि 2025 में ऐसा हो जाएगा। अल्लाह करे ऐसा हो जाए। और इसके साथ साथ एक जो चीज़ इवॉल्व कर रही है सोशल मीडिया के नाम से, इससे काफ़ी लोगों को खौफ भी है, क्योंकि पहले ये होता था कि 20-25 चैनल होते थे, उनको कुछ सेठ लोग कंट्रोल कर रहे होते थे, और अब ये एक ऐसी चीज़, एक ऐसी पावर अनलीश हो गई है जो पहले शायद आपने कभी ना देखी हो। तो इसका जो बढ़ता हुआ रोल है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये मुस्बत बताइए, देखते हैं? जी। सोशल मीडिया ने अब तक नुकसान किसको पहुंचाया है? स्टेटस को कोई इफ़ा में से। नहीं, अब तरह दुनिया में, तो इस होराइजन को जरा बड़ा कर। जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैं पाकिस्तान के अच्छा, सोशल मीडिया ने क्या अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है? नुकसान भी पहुंचाया और फ़ायदा भी पहुंचाया। यानी हिसाब बराबर है? तकरीबन कह लें बराबर ही अभी तक। अभी उसके जो मनफी असरात हैं उनका काफ़ी साल बाद जाके पता चलेगा कि क्या हुआ है, क्या कर दिया उन्होंने। अमेरिका की हुकूमत परेशान नजर आती है? ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंग्लैंड, मे बी दे आर मोर डेमोक्रेट देन अस, इस वजह से इंग्लैंड में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में, पॉलिटिकली बिल्कुल भी नहीं। इंडिया में हाँ, इंडिया में शायद थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत, हाँ। फ्रांस में, नहीं, जर्मनी में। बिल्कुल भी नहीं। किसी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री में इस तरह से नहीं। तो फिर हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम क्यों? हम डेमोक्रेसी नहीं है। दैट इज द पॉइंट। इसका मतलब है कि सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो डेमोक्रेसी है। भाई अमेरिका इसके लिए परेशान नहीं है, नो डाउट, वहां पे तहकीक हो रही है, लोग बात कर रहे हैं, फेक न्यूज़ का कॉन्सेप्ट भी चलता है, लेकिन परेशान ऐसा नहीं है कि उसने पूरी आपकी पॉलिटिक्स को धुंधला दिया हो। ठीक है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है। हमारे यहाँ लंबी लंबी तकरीरें होती, क्यों? डरे हुए एग्जैक्टली। ये लोग जिनको बात यह है कि भाई आपने बात सुननी है, बात करनी।
आपको मैं बताऊं कि ऐसा ना, आप मेरे किसी भी आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाएं, जी, बाज़ लोगों ने मुझे गंदी गालियां दी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने वो भी आज होते हैं तक बीच वो में। गाली डिलीट नहीं की। अच्छा ठीक है, कोई सेंसरशिप नहीं है। कोई सेंसरशिप नहीं है। अच्छा ठीक है। मेरा बेटा एकदम मुझे कहने लगा कि ये गालियां डिलीट ना कर दो। हाँ, मैंने कहा क्यों? कहते हैं बहुत गंदी गाली। हाँ, मैंने कहा तो तुम इसको डिलीट क्यों करना चाहते हो? उसने कहा जी मुझे अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं दोस्त जो है ना वो हाँ, ये कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। मैंने कहा बेटा, मैं जिस धंधे में हूँ, हाँ, इस मेरा धंधे, ये एक तो मेरा रिज़्क रोटी है, जी, जी। दूसरा मेरा ईमान है हुँ, कि दुनिया में हर बात कही जानी चाहिए, बिल्कुल ठीक। और जब हर बात कही जाएगी तो वो कोई दीवार को तो नहीं सुनाऊंगा ना, बिल्कुल ऐसे ही। लोगों को सुनाऊंगा। तो अगर मुझे कोई बात कहने का हक है, और ऐसा आपको उसके मुखालिफ बात करने का हक क्यों नहीं? हुँ, अच्छा, फिर बाज लोग कहते हैं कि जनाब गाली देते हैं। अच्छा जी, गाली क्या होती? हुँ, भाई सिंपल सी बात है एहसन, आप इतने पढ़े लिखे आदमी हैं, आपको अपनी बात कहने का हुनर भी आता है, कुदरत भी है, लफ्ज़ भी है, अंदाज भी है। मैं अनपढ़ आदमी हूं, मुझे अपनी बात कहने का ढंग नहीं आता, चलिए मैं ज़रा क्रूड अंदाज में गाली दे के बात कर लूंगा, जी। तो इसमें क्या खराबी है? हुँ, यानी आप, इसका मतलब है कि आप क्वालिफिकेशन चाहते हैं कि सर्टन लोग तो बात कर सकें लेकिन अनपढ़ लोग बात ना कर ना सकें। कर सकें, बिल्कुल ऐसे ही। यानी क्या दस्तूर में लिखा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, दस्तूर क्या अनपढ़ और तालीम याफ्ता के दरमियान फर्क करता है? एक ही है। तो लिहाजा ये जितनी भी गुफ्तगू होती है कि जनाब गाली होती है, जनाब ट्रोलिंग होती है, जनाब, भाई आप बहुत सारे मेरे दोस्त सहाफ़ी हैं जो कहते हैं जी ट्रोलिंग होती है। भाई आप बात करें और आपके बारे में बात ना की जा सके, ये कैसे हो सकता है ये भाई? कैसा डबल स्टैंडर्ड है? बिल्कुल ये ठीक। कैसे हो सकता है? तो लिहाजा आप जब बात करें तो बात सुनने का भी हौसला रखें। बिल्कुल ठीक। अगर मैं, जब भी ये इस तरह की बात होती है ना कि जनाब इस सोशल मीडिया ऐसी कुव्वत वैसी कुव्वत, जी। मैं इस पे बिल्कुल यकीन नहीं रखता। हुँ, मैं इंसान की आज़ादी इजहार पे यकीन रखता हूँ। देखिए, इंसान जिन फैकल्टीज़ के साथ पैदा होता है, जी, जिन सलाहियतों के साथ पैदा होता है, उसमें है छूना। जी, मैं किसी दूसरे इंसान को के अलावा हर चीज़ को छूने का हक रखता बिल्कुल। हूं। ये मेरी कुव्वत लामसा है। मैं कुव्वत शामा के साथ पैदा होता हूँ, मैं सूंघने पर का मेरा हक है, बल्कि ऐसे ही है। बाज़ औक़ात हक भी है, और बाज़ जगह यानी आप यूँ कहिए कि ये तो वो कुव्वत शामा तो ये है कि लोग अच्छे अच्छे परफ्यूम लगाते हैं ऐसे ही है, कि बिल्कुल। दूसरा शख्स जो है हाँ, उसको अच्छा लगे। अच्छा लगे। मैं सुनने की सलाहियत के साथ हुँ, पैदा हूँ, ये मेरा बुनियादी हक है, मैं जो चाहूँ सुनूं। सुनो, बिल्कुल ऐसे। मैं बोलने के साथ पैदा होता हूँ, हुँ, ये मेरा बुनियादी हक है कि जो मैं चाहूँ बोल। ऐसे ही है। आप जब मैं जब आपके बोलने पे पाबंदी लगा रहा हूँ ना, हुँ, तो मैं कुछ लोगों के सुनने पर भी पाबंदी लगा ओह रहा हूँ। यस, ओह यस, बिल्कुल ऐसे। मैं जबान तो आपकी बंद कर रहा हूँ, हाँ, लेकिन मैं सैकड़ों लोगों के कान भी बंद कर बंद रहा हूँ। कर रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे। मैं किस दुनिया में रहता हूँ? हुँ, क्या मैं ये चाहता हूँ कि कुछ लोग ऐसे हों जिनके कानों में पिघले हुए शीशे डाल दिए जाए? बिल्कुल ठीक। तो लिहाजा जो सोशल मीडिया है, मैं समझता हूँ कि इसकी वजह से पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर मुकालमा हो रहा है। तमाम इस बुरे तरीन हालात में भी पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आप इस सोसाइटी को क्या कब्रिस्तान की खामोशी चाहिए? आपको कब्रिस्तान का सुकून चाहिए? ये नहीं शायद होगा। वही चाहिए, शायद खामोशी चाहिए, इस वजह से इसको बंद करना ये चाहते नहीं होगा। अब हर चीज डिस्कस होगी, हाँ। हर चीज पे बात होगी, हुँ, और हमें ये बात करनी चाहिए, हुँ। और बात सुनने का भी हौसला तो पैदा आपको करना अपने चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू से उनको जो है ना बताना पड़ेगा कि ये सही है, ये गलत है। दबा के नहीं कुछ हो सकता, मेरे ख्याल में बताना ही पड़ेगा आप। जी, अब हम आप, यहाँ पे पहुँच गए हाँ, हुए हैं। आप मेरे कानों पे पाबंदी ना हाँ, नहीं लगाएं। लगा सकते। अगर आप किसी की जुबान पे पाबंदी लगाते हुँ, हैं तो दरअसल मेरे कान पे पाबंदी लगा रहे बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो वो जो ट्रेडिशनल मीडिया है, उनको अगर मैं कहूँ कि उनके जो मोहल्लात हैं, उनमें तो आप बड़ी अरसे से आप आते जाते हैं, सब कुछ देखते हैं। तो क्या उनमें कोई आप थरथराहट महसूस करते हैं? इसको मैं बहुत ड्रामाई अंदाज में पेश कर रहा हूँ, लेकिन क्या आप महसूस करते हैं कि हैं। वो लोग भी ये डरे हुए हैं कि यार बिल्कुल है, ये काम बिल्कुल है। नहीं ठीक? देखिए, बात यह है
मीडिया में ना मीडिया में खास तरह की कबूलियत पाई, अच्छा, एक्सेप्टेंस का लेवल बहुत बेहतर हो। बिल्कुल ठीक। मैं आपकी एक मिसाल देता हूँ। देखिए दुनिया में पहले अखबार हाथ से लिखे जाते थे, हुँ, फिर साइक्लोस्टाइल आया, बल्कि पहले प्रेस आया, वो लेथू पत्थर वाला हाँ, प्रेस आया। ऐसे ही है। वो एक बेसिक सा प्रेस आया, हुँ, वो टेक्नोलॉजी हमने अडॉप्ट की, मेरे बड़े थे ना मेरी, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। उसके बाद बेहतर प्रेस आ गई, मैंने वो टेक्नोलॉजी भी अडॉप्ट की। हुँ, उसके बाद पहले फिर खतों की पहले किताबत हुआ करती थी, हाँ, हाथ से लिखा जाता था, जी। कंप्यूटर आ गया। हुँ, अखबार की इंडस्ट्री ने, अखबार नवीसों ने किताबत अलग कर दी, हुँ, खत्म हो गई, बिल्कुल। ठीक है। अच्छा, उसके बाद रेडियो आ गया, टेलीविजन आ गया, हाँ, अखबार और टेलीविजन साथ साथ चलते रहे साथ-साथ चलते रहे काफ़ी अरसे तक। काफ़ी अरसे तक। हाँ, आहिस्ता आहिस्ता अखबार वो रेस हार गया, वो रेस हार गया, टीवी जीतता टीवी चला आगे गया। निकल गया, बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, इंटरनेट आ गया, हाँ, इंटरनेट ने मामलात को और भी आगे कर दिया। इस रेस में अखबार भी हार गया, टीवी भी हार गया। देखिए, हम जितने भी जर्नलिस्ट हैं, हम सब के लिए प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो दस्तयाब हैं, ठीक है। उसमें चलेगा वही जो अच्छा होगा। अच्छा, क्या आप बताइए, आप हम जर्नलिस्ट हैं, हमारे यहाँ हमारे साथ बहुत से, मैंने मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस में जी, किया हुआ, बहुत सारे लोगों ने मैस कॉम में किया, बहुत सारे लोग डॉक्टर हैं, बिल्कुल ठीक। बहुत सारे लोग इंजीनियर्स हैं। हाँ, हमने क्या अपने पेशे पे कभी किसी पे कदगन लगाई? कभी भी नहीं। ये वाहिद पेशा है जो सहाफत का और सियासत का, जो आपसे ये नहीं पूछता कि आपने किया क्या, वो कहते हैं आओ करके अ, दिखाओ। मौलवी भी रोने लग जाते हैं कि यार ये तुम्हारे पास डिग्री कौन-सी है? लेकिन आप लोग नहीं पूछते। हम नहीं पूछते हैं, हाँ, बिल्कुल हम ऐसे कहते ही। हैं आप करके दिखाएं। अगर आप कर सकते हैं तो बिस्मिल्लाह, आप हम में से हैं। अगर नहीं कर सकते तो यार फिर अपना कोई रास्ता ना आप लें। हमने तो कभी आज तक किसी पे पाबंदी नहीं लगाई ना। बहुत सारे जो ऐसे लोग टीवी में आए जिन्होंने एक दिन रिपोर्टिंग नहीं की थी, हाँ, बिल्कुल ऐसे हमने उनको एक्सेप्ट किया। बिल्कुल ऐसे ही। हम जैसे लोग जो ऑर्थोडॉक्स किस्म के, जी अखबार और एजेंसी और उस सबसे हम सारे प्रोसेस में से प्रोसेस होके गुजर के गुज़रे थे भाई आ और गए, एक बंदा आया वो टीवी पे आके बैठ गया, आ आपने गए, कहा कोई बात बिस्मिल्लाह, नहीं फेयर आगे बढ़ एनफ, आए सकते हैं। यार। अब हाँ, अगर आप अच्छी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक। ठीक बात कर रहे हैं, तो ज़रूर करें। हाँ, देखिए, ये हमारे प्रोफेशन का हुस्न है हुँ, कि आप आए, इसको प्रोफेशन के तौर पे इख्तियार करें। अगर आप चल पाए, बिस्मिल्लाह, नहीं चले ना सही। तो भाई हम तो, और आप देखिए, जब ये सोशल मीडिया आया, अल्टीमेटली वो कौन लोग हैं जो किसी भी वजह से सोशल मीडिया पे थोड़े से बड़े बने, वो कौन लोग हैं जो पॉलिटिकल साइड पे या मोस्टली मोस्टली ट्रेडिशनल जर्नलिस्ट मोस्टली मोस्टली ट्रेडिशनल वही है, जर्नलिस्ट। मोस्टली वही है, बिल्कुल। आप आज भी उनको उठा के देख लें जिनकी ज़्यादा फॉलोइंग है, वो वही हैं सारे। देखिए, तो बात यह है कि भाई हमारा तो, हमें तो कोई परेशानी नहीं। हम तो चाहते हैं कि इसमें सब लोग मुकाबला करें। हुँ, और मैं आपको बताऊं, मुझे तो बहुत ही खुशी होती है। पहले हम मुट्ठी भर लोग होते थे जिनका प्रॉब्लम होता था आज़ादी इजहार। ओह यस! आज ये, कितने आज हर फेसबुक पे जो एक फ़िक्रा लिखता है, जो तस्वीर पोस्ट करता है, जो ट्विटर पे वो पोस्ट सब करता है, वही हक आज माँगते हैं। पाकिस्तान के हर शख्स का मसला आज़ादी इजहार है। आज़ादी इजहार उसका बुनियादी हक है जिसको उसे एहसास होता है। तो देखिए, इसको तो फैलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो अभी भी आखिर में एक मेरा आखिरी सवाल आपसे कि ये जो नौजवान हैं, बल्कि जवान मैं कह लें कि जो अभी इस इलेक्शन में 18 साल की उम्र को क्रॉस किए हैं और उनका वोट बना है, इन सब को आपने देखा है, आप इनसे उम्मीद रखते हैं, अच्छी उम्मीद रखते हैं और क्या मैसेज है आपका जो पाकिस्तान का यूथ है उसके लिए? देखिए, एक तो मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं कोई पैगाम दे, मैं ना लीडर हूँ, जो भी आता है हम ना उससे पूछते लीडर हैं, वो तो हूँ। देते हैं। देखिए, ना मैं लीडर हूँ, ना मैं इस तरह का आदमी हूँ कि जिसको फॉलो किया। नहीं, लेकिन आप ठीक है, आप हमारे देखिए, जैसे कई हाँ, लोगों के उस्ताद हैं। नहीं वो देखिए, ये तो जी, अपनी अपनी हैसियतें होती हैं, हाँ। ठीक है ना, ये तो चल रहे, मैं उस दर्जे पे नहीं पहुंचा। हाँ, एक बात जरूर है, हुँ, पाकिस्तान में वोट का फैसला होना चाहिए, जहां से हमारी बात चली। बिल्कुल, तो जितने लोग वोट डालेंगे उतना ही अच्छा और बेहतर फैसला हाँ। इसलिए निकलो ना कि घर पे बैठ के इस चीज़ पे होगा। डिस्कशन जो करो कि नहीं भी कौन-सा कुछ होना वोट्स है। डालिए, हमारे तो मतलब मैं थोड़ी सी मार्केटिंग कर देता हूँ, जी, आपने टीवी का, हमारे टीवी का, सुनो टीवी का स्लोगन ही है कुछ, वोट दो यकीन के साथ। यकीन के इस साथ। यकीन के साथ वोट दें कि आप
अपने मुल्क के निज़ाम को बेहतर बनाने में अपना किरदार अदा करें। बिल्कुल ठीक, और मुझे लगता है कि यूथ, वो जो आप पूछ रहे थे ना कि यूथ का रिएक्शन क्या होगा, मुझे लगता है कि यूथ ही करे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अभी भाई बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, और सर थैंक यू सो मच, और वी आर वेरी ग्लैड टू हैव यू, और इंशाल्लाह अंटिल नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।